स्टूडेंट्स, मैं शारदा दर्रो, असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी, गवर्नमेंट अरविंद कॉलेज किरंदुल। हमारा आज का टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन एंड एक्सटेंशन, एनवायरमेंटल स्टेटस ऑफ प्लांट बेस्ड ऑन IUCN, जो MSc 4th सेमेस्टर पेपर 2 और यूनिट 4 का टॉपिक है। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन और स्ट्रेटजीज़ इस चैप्टर में आपको बताया गया है। तो हम देखेंगे कि कंजर्वेशन क्या है। कंजर्वेशन एक सुरक्षा या प्रबंधन या फिर प्रिजर्वेशन है जिसमें वन्य प्राणी एवं प्राकृतिक संपदा को सुरक्षित रखने, साथ ही वाइल्ड लाइफ को सुरक्षित रखने की भी प्रक्रिया है। इसमें कई स्पीसीज ऐसे हैं हमारे आसपास जो इस विविधता को दर्शाते हैं। इसमें कई प्लांट्स, कई एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये सारे आ जाएंगे जो हमारे आसपास के वातावरण को या हमारे आसपास के विविधता को दर्शाते हैं। हम देखते हैं इसका प्रिंसिपल, इकोलॉजिकल प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन। इकोलॉजिकल प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन में सबसे पहले ये है कि जाति एवं उपजाति की सुरक्षा बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट करती है। हम जितनी अधिक इनकी सुरक्षा करेंगे हमारा बायोडाइवर्सिटी उतना ही समृद्ध और विकसित होगा। सेकंड, जिस जाति को कंजर्व किया गया है उनके आवास को मेंटेन करना, उनके हैबिटेट को बनाना, नेक्स्ट इसका प्रिंसिपल है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि लार्ज एरियाज यूजुअली कंटेन मोर स्पीसीज दैन स्मॉलर एरियाज विथ सिमिलर हैबिटेट। अगर एक ही हैबिटेट में दो अलग अलग एक जैसे हैबिटेट में अगर दो अलग अलग पॉपुलेशन है जिसमें एक में ज़्यादा है और एक में कम है, तो ऑटोमेटिकली हम ये जानते हैं कि जो बड़ा पॉपुलेशन है उस जगह पे लार्ज एरियाज़ में स्पीसीज़ की संख्या जो होगी वो ज़्यादा होगी। इसमें हर एक नेक्स्ट है, इसमें हर एक जो कनेक्टेड टू नेचर एंड स्ट्रेंथ ऑफ द कनेक्शन वेरीज। मतलब इसमें जितने भी जुड़ाव हैं वो आपस में चेंजेबल है, चेंज हो सकता है। नेक्स्ट, डिस्टर्बेंस शेप द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन, कम्युनिटी एंड इकोसिस्टम। डिस्टर्बेंस के कारण इनका शेप, पॉपुलेशन और पारिस्थितिकी तंत्र जो है वो परिवर्तित होता है, और साथ ही क्लाइमेट चेंज के हिसाब से भी इनका इकोसिस्टम का टाइप जो है वो या प्रकार जो है वो परिवर्तित होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में अप्लाइंग इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल इन बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। इसमें हम ये देखते हैं कि रिप्रेजेंट ऑल नेटिव इकोसिस्टम टाइप इन अ सिस्टम ऑफ प्रोटेक्टेड एरिया। नेक्स्ट है रिटेन लार्ज contiguous or connected areas that sustain natural ecological processes. Next है maintain or emulate natural ecological processes, manage the adaptability to response in environmental changes, maintain viable population, native species in natural pattern of abundance and distribution. नेक्स्ट है प्रिजर्व रेयर लैंडस्केप एलिमेंट, क्रिटिकल हैबिटेट एंड फीचर्स एंड एसोसिएटेड स्पीसीज। मतलब जो इससे जुड़े हुए इकोलॉजी है, स्पीसीज है, उनको हमें कंजर्व करके रखना है। मिनिमाइज द इंट्रोड्यूस एंड स्प्रेड ऑफ इन्वेसिव एलियन स्पीसीज। कई स्पीसीज ऐसे आते हैं जो बाहर से आते हैं और इंट्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं कंजर्वेशन बायोलॉजी रेस्ट ऑन एथिकल प्रिंसिपल। एथिकल प्रिंसिपल में हम देखेंगे कि द
बायोडाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इज़ गुड, मतलब हमारे आसपास जो है बायोडाइवर्सिटी है बहुत ही अच्छा है। नेक्स्ट हम देखते हैं द अनटाइमली एक्सटेंशन ऑफ पॉपुलेशन एंड स्पीसीज इज़ बैड, मतलब हमारे आसपास के वातावरण से इतने अधिक संख्या में एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं जो स्पीसीज या बायोडाइवर्सिटी प्रेजेंट है, वो बहुत ही दयनीय स्थिति है। इकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटी इज़ गुड, हमारे देश की या फिर चाहे विश्व की कहिए, इकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है वो बहुत ही अच्छा है। इवोल्यूशन जो होता है वो भी बहुत ही अच्छा है। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और इंट्रिंसिक वैल्यू, ये भी बहुत ही वैल्यूज़ रखते हैं। नेक्स्ट है हम देखेंगे कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज़ कौन कौन से हैं इसके। फॉर कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज़ द प्रोटेक्टेड एरिया इज़ इम्पॉर्टेंट, हमने कौन सा एरिया इसके स्ट्रेटजीज़ को कंप्लीट करने के लिए हम ये देखते हैं कि कौन से एरिया को हमने प्रोटेक्ट किया है। प्रोटेक्टेड एरिया मीन्स, प्रोटेक्टेड एरिया क्या है? एन एरिया और लैंड और सी स्पेशली डेडिकेटेड टू द प्रोटेक्शन एंड मेंटेनेंस of the biological diversity of natural associated culture resources and managed through legal their effective means, मतलब प्रोटेक्टेड एरिया वो है जिसे हम प्रोटेक्ट करते हैं, मेंटेन करते हैं, जिसमें बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी प्रेजेंट है और उनके रिसोर्सेज प्रेजेंट है, उसे हम प्रोटेक्टेड एरिया कहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि द मेन पर्पस ऑफ एस्टेब्लिशमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज़ क्या है? मतलब एक एस्टेब्लिशमेंट मैनेजमेंट के आधार पर प्रोटेक्टेड एरिया को कैसे हम डिफ़ाइन कर सकते हैं। इसका उपयोग हम साइंटिफिक रिसर्च में कर सकते हैं, वाइल्डरनेस प्रोटेक्शन, प्रिवेंशन ऑफ स्पीसीज एंड जेनेटिक डाइवर्सिटी, मेंटेनेंस ऑफ एनवायरमेंटल सर्विसेज, protection of species, natural and cultural feature, tourism and recreation, education, उसके बाद है sustainable use of resources from natural ecosystem, फिर maintenance of cultural traditional attribute। तो ये हो गए, इस प्रकार से हम डिफ़ाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रोटेक्टेड एरिया हैव बीन ग्रुप्ड इनटू 6 फॉलोइंग कैटेगरीज। हम IUCN 1978 कैटेगरी के आधार पर प्रोटेक्टेड एरिया को हम 6 कैटेगरीज में या कैटेगरीज में बांट सकते हैं। पहला है कैटेगरी 1। कैटेगरी 1 बताता है कि स्ट्रिक्ट नेचर रिजर्व, wilderness area are managed mainly of science of wilderness protection। सेकंड हम बोलेंगे नेशनल पार्क्स, मतलब एक रिज़र्व है जिसमें हम प्रोटेक्ट करके रख रहे हैं। दूसरा नेशनल पार्क्स है जिसमें हम इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करते हैं। नेचुरल माउंटेन्स है जैसे कि एरिया मैनेज्ड मेनली फॉर कंजर्वेशन ऑफ स्पेसिफिक नेचुरल फीचर्स, मतलब जो माउंटेन एरिया है वो भी एक प्रोटेक्टेड एरिया जिसे हम प्रोटेक्ट करके रख रहे हैं। फोर्थ कैटेगरी में आएगा हैबिटेट, स्पीसीज मैनेज्ड एरिया। स्पीसीज मैनेज्ड एरिया, इस जगह पे जो हैबिटेट है उनका आवासीय व्यवस्था है वो कंजर्वेशन या मैनेजमेंट के थ्रू हम इसे सुरक्षित कर सकते हैं। नेक्स्ट है कैटेगरी 4 प्रोटेक्टेड लैंडस्केप को हम प्रोटेक्ट करके उस जगह के उस क्षेत्र की जैव विविधता को बचा सकते हैं। कैटेगरी 6 में आ जाएगा मैनेज्ड रिसोर्सेज। प्रोटेक्टेड एरिया आर मैनेज्ड मेनली फॉर द सस्टेनेबल यूज़ ऑफ नेचुरल सिस्टम, मतलब जो उस जगह पे रिसोर्सेज प्रेजेंट है नेचुरल सिस्टम में उनको हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारे जो है स्ट्रेटजीज सारे प्रोटेक्टेड एरिया में आएगा। प्रोटेक्टेड एरिया फॉर कंजर्वेशन, कंजर्वेशन के लिए हम कौन कौन से प्रोटेक्टेड एरिया को लेते हैं? IUCN 1985 के आधार पर इसे अलग अलग कैटेगराइज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है साइंटिफिक रिजर्व एंड स्ट्रिक्ट नेचर रिजर्व। सेकंड है नेशनल पार्क।
थर्ड है नेशनल मोन्यूमेंट्स एंड लैंडमार्क, मैनेज्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, प्रोटेक्टेड लैंडस्केप, रिसोर्सेज रिजर्व, नेशनल एंड बायोटिक एरियाज एंड एंथ्रोपोलॉजिकल रिजर्व्स एंड मल्टीपल यूज ऑफ मैनेजमेंट एरियाज। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कंजर्वेशन मेथडोलॉजी क्या है, कि हम किन किन तरीक़ों से प्रोटेक्टेड एरिया बना सकते हैं और इस इकोसिस्टम को या फिर इस बायोडाइवर्सिटी को हम कंजर्व कर सकते हैं। तो इसमें क्या है, इसमें मेथडोलॉजी में आएगा एक्स सितु, इन सितु एंड एक्स सितु कंजर्वेशन। इन सितु कंजर्वेशन में नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व्स, टाइगर रिजर्व्स एंड रामसर साइट्स, ये सारे आ जाएंगे। नेक्स्ट है एक्स सितु कंजर्वेशन। इन सितु कंजर्वेशन का मीनिंग मैं बता देती हूँ आपको। स्वस्थानिक मतलब उसी फॉरेस्ट एरिया में या उसी हैबिटेट में हम एक प्रोटेक्टेड एरिया डेवलप करते हैं जो उनका नेचुरल हैबिटेट है, जैसे नेशनल पार्क इत्यादि। उसके बाद है एक्स सितु कंजर्वेशन में उनके नेचुरल हैबिटेट के बाहर हम कोई हैबिटेट या मैन मेड हैबिटेट प्रोड्यूस करते हैं, उसे हम एक्स सितु कंजर्वेशन कहते हैं। इसमें चेन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ बॉटनिकल जूलॉजिकल गार्डन आ जाएगा, जीन बैंक आ जाएगा, इसमें NBPGR, सीड बैंक, जर्म प्लाज्म बैंक इत्यादि जो है एक्स सितु कंजर्वेशन के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट है एक्स सितु कंजर्वेशन एंड इन सितु कंजर्वेशन एंड बीइंग फॉलोड बाय, मतलब ये जो एक्स सितु और इन सितु कंजर्वेशन है वो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो है वो संचालित होता है। पहला है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, बॉम्बे ऑफ नेचुरल नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में बॉम्बे ऑफ नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, इट वाज फाउंडेड इन 1883, engaged collection of specimen of flora and fauna। नेक्स्ट है वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया देहरादून, इट वाज फाउंडेड बाय 1985 विद सेवरल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट हम देखते हैं गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन से हैं जो वाइल्ड लाइफ को सुरक्षित करते हैं या फिर हमारे आसपास के रिसोर्सेज को बचाते हैं। फर्स्ट है मद्रास एलिफेंट प्रिजर्वेशन एक्ट 1873। नेक्स्ट है वाइल्ड बर्ड एंड एनिमल प्रोटेक्शन एक्ट 1932, इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ 1952। नेक्स्ट है द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। नेक्स्ट है बंगाल राइनोसेरोस प्रिजर्वेशन एक्ट 1932, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1988। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका एक और टॉपिक इस चैप्टर का, एक्सटेंशन क्या है। द मोस्ट सीरियस एक्सपेक्ट ऑफ द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी as the extinction of species. A species is considered as extinction when no number of species remains alive anywhere in the world, is called global extinction. Globally extinction. एक्सटिंक्शन का मीनिंग होता है कि उस बायोडाइवर्सिटी से स्पेसिफिक स्पीसीज़ का लॉस होना, और इसके दो कैटेगरीज है। फर्स्ट है लोकल एक्सटिंक्शन और सेकंड है ग्लोबली एक्सटिंक्शन। ग्लोबली एक्सटिंक्शन मतलब होता है कि ऐसी स्पीसीज़ जो वर्ल्ड में बहुत कम रह गए हैं और दुनिया के किसी क्षेत्र में वो उपस्थित नहीं है, वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, उनको हम ग्लोबली एक्सटिंक्शन स्पीसीज़ कहते हैं। ऐसी और सेकंड आता है लोकल, ये हो गया, फर्स्ट हो गया। सेकंड जो स्पीसीज ग्लोबली एक्सटिंक्शन का हो गया। थर्ड है व्हेन नो लॉन्गर फाउंड एंड इन एरिया इट वंस इनहैबिटेड बट इज स्टिल फाउंड इन एल्सवेयर इन द वाइल्ड इज कॉल्ड लोकली एक्सटिंक्शन। मतलब उस पर्टिकुलर एरिया में मौजूद नहीं है जिस जगह पे वो स्पीसीज़ है, उस जगह से वो एक्सटिंक्ट हो गए हैं, परंतु किसी वर्ल्ड के किसी दूसरी जगह पर वो मौजूद है, तो ऐसे एक्सटिंक्शन को हम लोकली एक्सटिंक्शन कहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं स्पीसीज नीड टू बी केयरफुली
monitored and managed in effort for conservation of biodiversity। मतलब बायोडाइवर्सिटी को कंजर्वेशन के लिए क्या क्या प्रयास किए गए हैं, कौन कौन से कैटेगरीज में स्पीसीज़ को डिवाइड किया गया है। स्पीसीज़ को डिवाइड करने की ज़रूरत होती है जिसमें हम समझ सकें उसे कि इस एरिया का या इस रेंज का स्पीसीज़ इस जगह पे मौजूद है। फर्स्ट देखते हैं स्पीसीज़ विथ अ वेरी नैरो जोग्राफिकल रेंजेस, जो बहुत कम क्षेत्र में मौजूद है। स्पीसीज़ ओनली वन फ्यू पॉपुलेशन, स्पीसीज़ का केवल एक या दो पॉपुलेशन मौजूद है। स्पीसीज़ इन विच पॉपुलेशन साइज इन स्मॉल, उनका साइज़ जो होगा बहुत छोटा होगा। स्पीसीज़ विथ लो पॉपुलेशन डेंसिटी, उनकी घनत्व जो होगी वो बहुत कम होगी। स्पीसीज़ विथ लो रेट्स ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीजेस, उनका जो पॉपुलेशन इंक्रीज़ करने का रेट है वो बहुत कम है। स्पीसीज़ दैट हैव लार्ज बॉडी साइज़, इनका बॉडी साइज़ बहुत लार्ज है। स्पीसीज़ दैट नीड अ लार्ज होम रेंज, इस स्पीसीज़ जिसको ज़्यादा जगह की ज़रूरत होती है। स्पीसीज़ दैट माइग्रेट, वो स्पीसीज़ जो एक जगह से दूसरी जगह पर वो ट्रांसफ़र हो रहे हैं या माइग्रेट हो रहे हैं। स्पीसीज़ विथ लिटिल जेनेटिक वेरिएशन, स्पीसीज़ जिसमें बहुत कम जेनेटिक वेरिएशंस हो रहे हैं। स्पीसीज़ विथ स्पेशलाइज्ड निच रिक्वायरमेंट, और लास्ट है स्पीसीज़ दैट फॉर्म परमानेंट और टेम्पररी एग्रीगेशन, वो एग्रीगेट हो जाते हैं। तो ये सारे जो हैं स्पीसीज़ के ऐसे रेंजेस है, कैटेगरीज़ है जिससे हमें उनको बचाना या सुरक्षित करना है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि IUCN 1984 से 88 के तहत कौन कौन से एक्सटेंशन के कैटेगरीज़ हैं। एक्सटिंक्ट स्पीसीज़, ऐसे स्पीसीज़, एक्सटिंक्ट स्पीसीज़ मतलब ऐसे स्पीसीज़ दैट आर नो लॉन्गर नोन टू एग्जिस्ट इन द वाइल्ड, जो दोबारा वाइल्ड में नहीं आते। एंडेंजर्ड स्पीसीज़, ऐसे स्पीसीज़ जो हाई रेंज में हैं, जो नियर फ्यूचर में एक्सटेंट होने की संभावना है। वल्नरेबल स्पीसीज़ दैट में बिकम एंडेंजर्ड इन नियर फ्यूचर, जो नियर फ्यूचर में या आने वाले समय में, आने वाली पीढ़ियों में वो पॉपुलेशन जो है वो डिक्रीज़ हो जा रहा है, कम हो जा रहा है, धीरे धीरे उनकी साइज़ जो होती है वो छोटी होती चली जा रही है। नेक्स्ट इज़ रेयर स्पीसीज़, ऐसे स्पीसीज़ दैट हैव स्मॉल टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल ड्यू टू लिमिटेड जोग्राफिकल रेंजेस और लो पॉपुलेशन डेंसिटीज़, उसके लो जोग्राफिकल एरिया और पॉपुलेशन डेंसिटीज़ के कारण जो है वो स्पीसीज़, ऐसे स्पीसीज़ को हम रेयर स्पीसीज़ कहते हैं। अनसफिशिएंट नोन स्पीसीज़, ऐसे स्पीसीज़ जिनके बारे में हम नहीं जानते और जिनको कंजर्व करने की आवश्यकता है, ऐसे स्पीसीज़ को हम इनसफिशिएंट अननोन स्पीसीज़ कहते हैं। नेक्स्ट आते हैं मैक एंड लैंडे 1991 के आधार पर उन्होंने 3 कैटेगरीज़ में क्लासीफाई किया गया है स्पीसीज़ को। फर्स्ट है क्रिटिकल स्पीसीज़। क्रिटिकल स्पीसीज़ में 50% और ग्रेटर प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सटेंशन विद इन 5 years to 2 generation और 2 generation, मतलब 50% स्पीसीज़ जो है एक्सटेंशन की स्थिति में हैं, जो आने वाले 5 सालों में या आने वाले 2 सालों में ख़त्म हो जाएंगे। नेक्स्ट है एंडेंजर्ड स्पीसीज़। एंडेंजर्ड स्पीसीज़ में ऐसे स्पीसीज़ जो 20% प्रोबेबली ऑफ एक्सटेंशन विद 20 years और 10 generations, जो 20 साल या 10 जनरेशन में जो स्पीसीज़ समाप्त हो जाएंगे, ऐसे को एंडेंजर्ड स्पीसीज़ कहेंगे। थर्ड आते हैं वल्नरेबल स्पीसीज़ विथ अ 10% प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सटेंशन विद इन 100 years। इसकी एक्सटेंशन की कैपेबिलिटी है कि 10% जो स्पीसीज़ एक्सटेंट हो जाते हैं और 100 सालों के अंदर। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसके कॉजेस कौन कौन से हैं। इसके कॉजेस है डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट, द नेचुरल हैबिटेट में बी डिस्ट्रॉयड बाय द मैन फॉर सेटलमेंट एग्रीकल्चर, मतलब क्या है, ह्यूमन के द्वारा ही अपने सेटलमेंट के लिए, कृषि कार्य के लिए, माइनिंग के लिए, इंडस्ट्रीज़ के लिए, हाईवे बनाने के लिए,
हम उनके हैबिटेट को डिस्ट्रक्ट करते हैं, जिससे मैक्सिमम स्पीसीज़ जो होता है वो एक्सटिंक्ट की स्थिति में आ गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं हंटिंग। हंटिंग मीन्स कई बार ऐसा होता है कि जैसे हाथी के दांतों के लिए, शेर की खाल के लिए हम हंटिंग के द्वारा उनको मार देते हैं, और फार्मास्यूटिकल के लिए, परफ्यूम बनाने के लिए हम अपने उपयोग में यूज़ करते हैं। तो 95% जो है रिसेंट राइनोसिरोस जैसे पॉपुलेशन है, वो पॉपुलेशन धीरे धीरे एक्सटिंक्ट की कगार में है हंटिंग के द्वारा। exploitation of species selection species exploitation of medically important plant has resulted in their disappearance of many of their natural habitat. The pitcher plant, Nepenthes, Drosina, Natum, ये सभी ऐसे स्पीसीज़ हैं जो एक्सटिंक्ट की स्थिति में हैं। नेक्स्ट हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई जोग्राफिकल रेंजेस के कारण या जोग्राफिकल बैरियर के कारण सेग्रीगेट हो जाते हैं, एक ही स्पीसीज़ दो स्थानों पर अलग अलग हो जाता है, जैसे हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन कहते हैं, जिसमें नेक्स्ट जनरेशन के लिए पॉसिबिलिटी नहीं बन पाती है। अतः यह भी एक हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन भी एक कारण हो सकता है। नेक्स्ट है कलेक्शन ऑफ जू एंड रिसर्चेस। एनिमल्स एंड प्लांट्स आर कलेक्टेड थ्रू आउट द वर्ल्ड फॉर जूस एंड बायोलॉजिकल लेबोरेटरीज। मतलब हमारे अध्यापन के लिए, मेडिसिनल यूज़ के लिए, मेडिसिन्स बनाने के लिए हम इनको जू एंड बायोलॉजिकल लेबोरेटरीज में लाते हैं, जिससे वाइल्ड लाइफ जो होता है वो खतरे में पड़ जाता है। इंट्रोडक्शन ऑफ एक्जोटिक स्पीसीज़। मतलब जो भी स्पीसीज़ बाहर से आ रहा है उसे हम एक्जोटिक स्पीसीज़ कहेंगे। और ये एक्जोटिक स्पीसीज़ कई बार ऐसा होता है कि एनवायरमेंटल इफ़ेक्ट के कारण उस जगह पे अडेप्ट नहीं हो पाता, जिसकी वजह से वो स्पीसीज़ जो है समाप्ति के कगार में पहुंच जाती है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि पॉपुलेशन धीरे धीरे जो है नेचुरल पॉपुलेशन हैबिटेट, जैसे वाटर पॉल्यूशन हो गया, एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन हो गया, कोस्टल इकोसिस्टम इत्यादि जो है वो धीरे धीरे नष्ट होता जा रहा है, जिससे फूड चेन जो बना हुआ है, उस फूड चेन में पेस्टिसाइड्स, सल्फर, इंसेक्टिसाइड्स, ये सारी चीज़ें इंक्लूड हो रहे हैं, आ रहे हैं, एसिड ड्रेन हो रहा है, जिसकी वजह से प्लांट और एनिमल के लिए घातक सिद्ध हो रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं कंट्रोल ऑफ पेस्ट एंड प्रेडेटर्स। किसान अपने खेतों की सुरक्षा के लिए या तो फिर अपने पैदावार बढ़ाने के लिए, खेतों की पैदावार बढ़ाने के लिए पेस्ट का छिड़काव करते हैं, या फिर कई ऐसे पेस्ट का छिड़काव करने के बाद वो एरिया जो होता है, या तो फिर ऐसे यूरिया का छिड़काव करते हैं, जिससे क्या होता है कि वाटर पॉल्यूट होता है, जिससे एक्वेटिक एनिमल जो होते हैं वो धीरे धीरे नष्ट होते चले जा रहे हैं। नेशनल कैलेमिटीज़ मतलब नेचुरल कैलेमिटीज़ सच एज द फ्लड्स, ड्राफ्ट, फॉरेस्ट फायर। कभी कभी ऐसा होता है कि अचानक से बाढ़, तूफान, जंगल में आग लग जाती है, अर्थक्वेक आता है, वॉल्केनो आता है, भूकंप आते हैं, तो इत्यादि जो नेचुरल मतलब प्राकृतिक आपदा है, इनके कारण भी लाइफ जो है या एनिमल लाइफ और प्लांट लाइफ जो है वो सफ़र कर रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं एनवायरनमेंट। नेक्स्ट टॉपिक है इसका, ये तो हो गया एक्सटेंशन क्या है और एक्सटेंशन को कितने कैटेगरीज में विभाजित किया गया और एक्सटेंशन का कारण क्या है। अब इस चैप्टर में हम देखते हैं एक और टॉपिक, एनवायरमेंटल स्टेटस ऑफ प्लांट्स बेस्ड ऑन IUCN के आधार पर या इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज के आधार पर प्लांट का स्टेटस क्या है या इसका एनवायरमेंटल स्टेटस क्या है, प्लांट की स्थिति। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज फॉर्मली कॉल्ड वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन, इसे हम वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन कहते हैं। ये बहुत बड़ा नेटवर्क है ऑर्गेनाइजेशन का, जिसे इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्रोटेक्शन
जिसे हम इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्रोटेक्शन नेचुरल एंड नेचर कहते हैं, जो अक्टूबर 1948 में फ्रांस में बनाया गया था, जो प्रमोट करता है नेचर कंजर्वेशन को और इकोलॉजिकल रिसोर्सेज को और नेचुरल रिसोर्सेज को बचाने के लिए ये प्रमोट करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें इट चेंज्ड इट्स नेम, इसका नाम जो है वो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस, ये चेंज जो है वो 1956 में हुआ। और द IUCN इज़ वर्ल्ड ओल्डेस्ट ग्लोबल एनवायरमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये दुनिया का सबसे पुराना एनवायरमेंटल कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन है। इसका हेडक्वार्टर स्विट्ज़रलैंड में है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि प्लांट की स्थिति क्या है। प्लांट क्या है? प्लांट वर इंस्ट्रूमेंटल टू इवोल्यूशन एज अ होल इन दैट दे प्रोड्यूस द ऑक्सीजन दैट मेड लाइफ ऑन अर्थ पॉसिबल, not only by breathing it into the atmospheric, transforming it, but also by crushing rocks and with हाँ, ये है प्लांट जो है वो इंस्ट्रूमेंट है एक इवोल्यूशन का। ये हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, ऑल लिविंग जो थिंग्स है उनके लिए ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, और ऑक्सीजन प्रोवाइड करने के साथ ये एटमॉस्फेयर को बना के रखते हैं। रेगुलर क्रश ऑफ रूट के कारण सॉइल की न्यूट्रिएंट जो है वो धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है, जिससे कई प्लांट जो है वो एक्सटेंशन की कगार में पहुंच गए हैं। और लाइफ सपोर्ट एंड सर्विसेज सस्टेबल मेडिसिन्स एंड मटेरियल्स इत्यादि के लिए हम अपनी उपयोगिता के लिए इन प्लांट को धीरे धीरे नष्ट करते जा रहे हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं आवर इंफॉर्मेशन ऑन प्लांट स्पीसीज नंबर इज़ फॉर फ्रॉम परफेक्ट, मतलब हमें अभी भी एग्जैक्ट नहीं पता है कि कितने पौधे जो है वो एक्सटेंशन की कगार में हैं। कई पौधे ऐसे हैं जो अननोन हैं, जिसके बारे में हम बिल्कुल भी नहीं जानते और वो एक्सटेंशन की कगार में हैं, और एग्जैक्ट हमें वो भी नंबर नहीं मालूम है कि कितने पौधे जो है वो एक्सटेंड होते चले जा रहे हैं। द इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर रेड लिस्ट एस्टिमेटेड द 54% ऑफ इवैल्यूएटेड प्लांट स्पीसीज़, ये रेड लिस्ट के आधार पर ये कहा गया है कि जो 54% इवैल्यूएटेड किया गया है प्लांट स्पीसीज़ का, और नॉट नियरली ऑल द प्लांट ऑन अर्थ, मतलब क्या है, इसमें भी हम ये नहीं बता सकते कि क्या पूरे प्लांट को लिया गया है। इसमें थ्रेटेंड अगर हम देखेंगे कि किस प्रकार से हो रहा है यहाँ पे थ्रेट, तो पर 19,738 जो प्लांट है में से 10,584 जो प्लांट है वो थ्रेटेंड है, वो संकटग्रस्त है। और साथ ही हम ये कह सकते हैं कि 8 प्लांट के पीछे एक पौधा जो है वो ग्लोबली एक्सटेंशन की कगार में है। नेक्स्ट है थ्रू फोटोसिंथेसिस प्लांट प्रोवाइड द ऑक्सीजन, जैसे आप सबको मालूम है कि प्लांट जो है वो ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है और अर्थ लाइफ का फाउंडेशन है। इसमें बहुत सारे मेडिसिनल यूजेस के प्लांट है, बहुत से टिम्बर प्लांट है, तो लगभग 3 लाख स्पीसीज़ जो है वो IUCN के रिकॉर्ड में किया गया है, और पूरे वर्ल्ड में 12,914 स्पीसीज़ जो है वो फाइंडिंग दैट अबाउट 68% जो स्पीसीज़ को एक्सटेंशन की कगार में या संकटग्रस्त महसूस किया गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि थ्रेटेंड वाइल्ड लाइफ इज़ नॉट जस्ट अबाउट द टाइगर, मतलब हम केवल वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए कोशिश करते हैं, हम पौधों को बचाने की कोशिश नहीं करते हैं। तो कई ऐसे प्लांट हैं जिनको आइडेंटिफाई किया गया है थ्रेट स्टेटस में IUCN के आधार पर, जिसमें इंडिया के 59 स्पीसीज़ जो है वो संकटग्रस्त है, और qualifying threat level of species is crucial for the conservation. For instance,
Funding agencies often consider the threat status of a species provided in IUCN Red List. The sponsor research and conservation activities to save them. मतलब इसको सेव करने के लिए कई एक्टिविटीज़ किए जाते हैं, कई कार्य किए जाते हैं. Around 2,700 plant species in India are at risk, but very few have been assessed by the IUCN. मतलब IUCN कैटेगरीज में बहुत कम पौधे को लिया गया है, बहुत कम स्पीसीज़ को लिया गया है, जबकि हम ये देखते हैं कि हमारे आसपास जो है 2,700 प्लांट जो है वो रिस्क में है. मतलब ये डॉक्टर S.K. बर्निक, डायरेक्टर लखनऊ CSIR नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर, उनके अनुसार जो है वो 2,700 प्लांट स्पीसीज़ जो है रिस्क में है. नेक्स्ट हम देखते हैं टू ब्रिज दिस गैप बरीक एन एक्सपर्ट from several institutes prioritize 59 plant species that are at risk of elimination. मतलब 59 प्लांट स्पीसीज़ जो है, जो पहले भी बताए थे मैं, वो एलिमिनेशन के रिस्क में हैं. दैट if the threat level if phase are not assessed soon, अगर इसे क्लियर नहीं किया गया, नहीं बचाया गया, तो आने वाले समय में या IUCN क्राइटेरिया के आधार पर ये जो स्पीसीज है वो पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगी. दिस इंक्लूड द एक्सटेंड एंड एरिया ऑफ ईच प्लांट्स जोग्राफिकल रेंज विच इवेल्युएटेड दैट. मतलब जोग्राफिकल रेंजेस के आधार पर प्लांट को एवेल्युएट किया गया है कि 10 स्पीसीज़ जो है वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, 10 स्पीसीज़ क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, 18 स्पीसीज़ एंडेंजर्ड है, 6 स्पीसीज़ जो है वर्नेबल है और 5 स्पीसीज़ जो है वो नियर थ्रेटेंड स्पीसीज़ है. एक बार फिर मैं आप लोग को बता दूं कि इसमें जो है 10 स्पीसीज़ क्रिटिकल एंडेंजर्ड है, 10 एंडेंजर्ड है, 6 वल्नरेबल है, 5 नियर थ्रेटेंड है एंड वन स्पीसीज़ ईच जो है वो ईच और डाटा डिफिशिएंट एटलीस्ट कंसर्न, और 1 स्पीसीज़ जो है वो डिफिशिएंट और कंसर्न रेंज में है. नेक्स्ट हम देखते हैं कि द थ्रेट लेवल ऑफ सम प्लांट हैव बीन अल्टर्ड एज अ रिजल्ट. फॉर इंस्टेंट द पाम बेंटिनकिया निकोबारिका is currently listed as endangered. However, the new study suggested it is critically endangered based on distribution attribute. ये एक प्रकार का पाम है जिसे करेंटली एंडेंजर्ड जोन में हम उसे सम्मिलित किए हैं, और जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर. द पाम इज़ रिपोर्टेड बाय ओनली ग्रेट निकोबार आइलैंड, और यह पाम केवल ग्रेट निकोबार आइलैंड में है. बेस्ड ऑन पॉपुलेशन साइज एंड नंबर्स ऑफ मैच्योर इंडिविजुअल्स remaining in the wild, using field survey that also revealed that habitat loss was a huge factor affecting many decline plant population. मतलब based on population size, number of mature individual remaining in the wild. मतलब कुछ स्पीसीज नंबर ऑफ बेस्ड साइज़ के आधार पर उस जगह पे जो रिमेनिंग वाइल्ड है पॉपुलेशन साइज़ है वो धीरे धीरे कम होता चला जा रहा है. यूजिंग फील्ड सर्वे दैट ऑल्सो रिवील्ड दैट हैबिटेट लॉस वाज अ ह्यूज फैक्टर अफेक्टिंग मैनी डिक्लाइन ऑफ प्लांट पॉपुलेशन. नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे आसपास जितनी भी जैव विविधता है उसमें से एक्सटिंक्शन की कगार में पेड़ पौधे जो है या पादप जो है वो बहुत अधिक मात्रा में उसका एक्सटिंक्शन किया जा रहा है.
कई विधियों में, कई प्रयोगों में उपयोग में लाया जाता है पौधा, जैसे इनका मेडिसिनल यूज़ होता है, हमारे लिए फूड प्रोवाइड करते हैं, ये हमारे लिए ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, हमारे लिए टिम्बर प्रोवाइड करते हैं, शेल्टर प्रोवाइड करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है हमें पौधे से ही मिलता है। और अर्थ का जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो डायरेक्टली प्लांट से, प्लांट के द्वारा ही वो डिपेंडेंट है। अब अगर प्लांट ही नहीं रहेंगे तो ये जो एनवायरनमेंट है, ये जो डाइवर्सिटी है, धीरे 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 समाप्ति की स्थिति पे आ गई है। समाप्ति डाइवर्सिटी जो है वो धीरे 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 समाप्त होने लगेगा। तो जितने भी यहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो भी धीरे धीरे डिक्लेन की ओर जाते जाएंगे। तो हमें चाहिए कि इस जितने भी कंजर्वेशन प्रोसेसेस है उन प्रोसेसेस के द्वारा हम इन पेड़ पौधों को, साथ में वाइल्ड को हम सुरक्षित रख सकें। इसी के साथ मैं आज का ये टॉपिक जो है वो समाप्त करती हूँ। थैंक यू बच्चों। मैंने इकोलॉजी, ये जो टॉपिक है रेफरेंसेस इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, पीडी शर्मा रस्तोगी पब्लिकेशन से लिया हुआ है। इसके बाद थैंक यू।